हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लाए हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, 2 to 3 टर्म्स और ध्यान रखने की टर्म्स हैं। बस देखिए, थोड़ा डिफरेंस आएगा एक चीज़ का, वो आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एड्जॉर्प्शन पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था और डिजॉर्प्शन पढ़ा था, जिसमें से वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि सिलिकल जेल और चारकोल, एनिमल चारकोल, फाइनली ग्राइंडेड और द पाउडर्ड ऑफ प्लेटिनम एंड सो ऑन। तो फिर आज हम शुरू करते हैं कि आज हम एक चीज़ लाए हैं, जैसे कि आप देखिए 2 न्यू टर्म्स के बारे में। जैसा कि हम कुछ एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। कुछ तो समझ भी जाएंगे वर्ड को देखते हुए, जो कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो सब जानते हैं और एड्जॉर्प्शन हम पढ़ा चुके हैं एड्जॉर्प्शन। तो फिर आइए इसके बारे में डिफरेंस देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है, बस थोड़ा सा रिमेम्बरिंग यहाँ याद रखना। देखिए, यहाँ पे अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक तरीके का वो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सरफेस एंड बल्क पार्टिकल्स। एब्जॉर्प्शन एक वो फिनोमिनन होता है जो कि इन्वॉल्व या डिपेंड करता है सरफेस पार्टिकल्स पर एज वेल एज द बल्क पार्टिकल्स पर। जैसा कि हम देख चुके थे, वी का एक था जो कि ऊपर के तो सरफेस पार्टिकल्स कहलाते थे और जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं बल्क पार्टिकल्स। जो एब्जॉर्प्शन जो है सरफेस पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है, बल्क पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है। बट एड्जॉर्प्शन की बात करें, एड्जॉर्प्शन इज डिपेंड्स ओनली ऑन सरफेस। जो एड्जॉर्प्शन है ये केवल सरफेस पर डिपेंड करता है और मेनली सरफेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि और हम कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, इसलिए इसे सरफेस फिनोमिनन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इसमें कुछ मैटर नहीं करता। एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया डज नॉट मैटर अलॉट। इसमें एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया से कुछ भी मैटर नहीं है, क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं है मैटर के सरफेस एरिया के कारण। बट जो एड्जॉर्प्शन जो है पूरा डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो सरफेस एरिया हम कह सकते हैं, सरफेस एरिया इज़ द इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। और देख सकते हैं, देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इस पॉइंट में, कि इसमें आएगी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बात आएगी। तो अभी आप इसे ऐसी याद कर लीजिए और मैं इसे आगे आपको समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, अच्छा समझाऊंगा। नीदर, देखिए, एब्जॉर्प्शन इज नीदर एक्सो नॉर एंडोथर्मिक। जो एब्जॉर्प्शन होता है ना तो वो एक्सोथर्मिक होता है, ना तो एंडोथर्मिक होता है, ना ही हीट को गेन करता, ना ही हीट को रिलीज करता है। बट जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन क्या है? इज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो एड्जॉर्प्शन है ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इसका आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप इसे ऐसे ही याद रख लीजिए, या फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि एड्जॉर्प्शन है, एक चीज़ आप जानते होंगे कि एनर्जी जो होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/स्टेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं
एनर्जी जो है इन्वर्सली रिलेशनशिप होती है स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी से। अब ये समझने की कोशिश है, ये आप जानते भी होंगे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, काम में बहुत आती है, इसी के बेसिस पर हम ये समझेंगे। जैसा कि कोई भी पार्टिकल एड्जॉर्प्शन जो है, एक बीकर ले लीजिए, ये सही है, ये सरफेस पार्टिकल्स हैं और ये बल्क पार्टिकल्स होगा नीचे वाले। ओके, अब हमने ये देखा था कि बल्क पार्टिकल तो स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, बट बात आती है कि सरफेस पार्टिकल्स की। सरफेस पार्टिकल्स स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबिलिटी होने के लिए ये भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, एनर्जी को, जैसे कि हाई स्टेबिलिटी चाहते हैं, सही है, सरफेस पार्टिकल जो है, सरफेस पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल बहुत हाई स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब हाई स्टेबिलिटी होगी। अगर इन्वर्सली रिलेशन देखें तो फिर एनर्जी कम, यानी कि तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आएगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी है उन्हें तो एनर्जी उन्हें कम करनी पड़ेगी। और एनर्जी कैसे कम होती है, रिलीज करके। इसलिए जो ये एड्जॉर्प्शन में है, देखिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी कम होगी, सही है, स्टेबिलिटी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को कम करेंगे और या फिर एनर्जी बढ़ाओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है कि कैसे भी करके सरफेस पार्टिकल स्टेबलाइज हो जाए। इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी कम करनी पड़ेगी। एनर्जी कम कैसे होगी, एनर्जी कम जब ही होगी जब कोई जो बीकर है या फिर सब्सटेंस जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करे, एनर्जी को तो फिर ये रिलीज़ करेगा, जो भी सब्सटेंस है ये चीज़ रिलीज एनर्जी करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है रिलीज होती है। ओके, बस यही कुछ पॉइंट थे, आप थोड़ा सा देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये एब्जॉर्प्शन जो है सरफेस और बल्क पार्टिकल को इन्वॉल्व करता है। जहाँ पर देखें एब्जॉर्प्शन जो है इज ओनली ए सरफेस फिनोमिनन है। एब्जॉर्प्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बट एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये एब्जॉर्प्शन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है, एब्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक है, जिसका मैंने बता दिया और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी एंड सो ऑन, एंथैल्पी का सबका यूज़ करके हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, लास्ट टॉपिक सॉर्प्शन। सॉर्प्शन हम हर उसमें एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन सब में पढ़े जा रहे हैं, बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि सॉर्प्शन मतलब क्या होता है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि सॉर्प्शन क्या होता है। जैसे कि सॉर्प्शन एक प्रोसेस के लिए आता है, सॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए आता है, या फिर कह सकते हो फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन। ओके, अब यहाँ पर देखिए एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों ही एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन जो होते हैं टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक साथ रिएक्ट एकदम अचानक में ही हो जाते हैं, कभी भी कोई एड्जॉर्ब कर लेता है, कोई एब्जॉर्ब कर लेता है साइमल्टेनियसली। आप ध्यान रखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझने की कोशिश करना। चॉक इज डिप्ड इन इंक, चॉक को हम जो है डिप्ड कर रहे हैं इन इंक में, इंक। तो फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन भी हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जैसा कि अगर एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग देखें, चॉक जो है यहाँ पर चॉक रिसेंबल कर रही है एड्जॉर्बेंट, जो कि हमने पिछले क्लास में हमने आपको बताई थी ये टर्म्स दो, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है या फिर सब्सटेंस है जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है, कंसनट्रेट होता है सरफेस पर, और जिस पर जो भी सब्सटेंस होता है जिसमें ये एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी सरफेस पर होते हैं, वो कहलाते हैं एड्जॉर्बेंट। तो इस वाले एग्जाम्पल में जो है एड्जॉर्बेंट चॉक कहलाएगा, एड्जॉर्बेट इंक कहलाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक बार रिवाइज करिए, पुराना एक बार फिर से रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए। वैसे आपको एनसीईआरटी के पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना बढ़िया हमने समझाया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, मोस्टली हमने सब कवर करा है, हर चीज़ कवर करी है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो
तो आप शेयर करिए। अब मैं इसके अपकमिंग टॉपिक्स बता देता हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे। अगली लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा, तो फिर अब उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन का क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, 3rd क्लास में। क्योंकि फर्स्ट तो हमने पहले ही डाल चुके हैं, सेकंड ये। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट करिए, हम उसे नए लेक्चर में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, सी यू टुमारो।